इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स के पहले पेपर क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय होलोनोमिक कंस्ट्रेंट, गिव टू एग्जांपल्स। तो पहले होलोनोमिक कंस्ट्रेंट होता क्या है इसको एक्सप्लेन करते हैं। इफ r1 r2 r3 डॉट डॉट rn बी द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ अ सिस्टम एंड t डिनोट्स द टाइम टेकन। ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर हम क्या करते हैं उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट r1 r2 r3 डॉट डॉट rn से डिनोट कर देते हैं, और t जहाँ पे टाइम को डिनोट करता है। देन इफ द कंडीशन ऑफ ऑल द कंस्टेंट आर एक्सप्रेस्ड हैविंग द इक्वेशन हैविंग द फॉर्म ऑफ r1 r2 r3 डॉट डॉट rn कॉमा t इक्वल टू 0। अगर आप क्या करते हो कंस्टेंट को इस इक्वेशन के फॉर्म में रख सकते हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, होलोनोमिक कंस्टेंट बोलते हैं। देन द कंस्टेंट आर साइड टू बी होलोनोमिक कंस्टेंट। एग्जांपल, the constant involved in the motion of point mass of a simple pendulum are holonomic। ठीक है, जो से पेंडुलम है वो मूव कर रहा है, तो वो क्या एक रेस्ट्रिक्शन के अंदर मूव कर रहा है कि मेन पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा ही क्या होगा, फिक्स होगा। तो वो क्या उस टाइम पे जो कंस्टेंट इन्वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं हम, होलोनोमिक कंस्टेंट होता है, कंस्टेंट बोलते हैं। दूसरा, द कंस्टेंट इन्वॉल्व व्हेन अ पार्टिकल इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव अलोंग अ कर्व ऑफ सरफेस आर होलोनोमिक। ठीक है, राइट हैमिल्टनियन इक्वेशन ऑफ मोशन एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन। ठीक है, तो इन हैमिल्टोनियन formulation we provide generalized momenta and independent status, placing it on equal footing with the generalized coordinates. Hamiltonian is then to be regarded in general as a function of the position coordinate qj, the momentum pj and time t। हैमिल्टनियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, q डॉट इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी जे। क्या करते हैं और क्या, p डॉट जे इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू जे। ठीक है, अब क्या करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं इसका। तो लाइक लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन एच आल्सो पोजेस द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। जिस तरह से लैग्रेंजियन का डायमेंशन एनर्जी होता है उसी तरह हैमिल्टोनियन का डायमेंशन भी एनर्जी होता है, बट इन ऑल सर्कमस्टांसेस इट इज नॉट इक्वल टू द टोटल एनर्जी ई। ठीक है, हर जगह ये टोटल एनर्जी ई के बराबर नहीं होता। रेस्ट्रिक्शंस फॉर दिस इक्वलिटी इज इक्वल टू एच। ठीक है, कब कब इक्वल होता है उसके लिए कंडीशन दी गई है, रेस्ट्रिक्शन दी गई है कि ई इक्वल टू एच तभी तभी होगा जब ये दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई होंगे। मतलब कि द सिस्टम टू बी कंजर्वेटिव वन, that is potential energy is coordinate dependent and not velocity dependent, and coordinate transformation equation be independent of time। ठीक है, what is central force, give two examples। तो central force is the force which is always directed away from or towards a fixed center, and the magnitude of which is a function only of the distance from that fixed center। ठीक है, central force क्या होता है, जैसे gravitational force हो गया सेंटर की तरफ। ठीक है, सेंटर फोर्स इज द फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम और टुवर्ड्स अ फिक्स्ड सेंटर, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज अ फंक्शन ओनली ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड सेंटर। उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस दोनों के सेंटर से सेंटर के बीच डिस्टेंस पे डिपेंड करना चाहिए। एग्जाम्पल, फोर्स बिटवीन टू इंटरैक्टिंग पार्टिकल इन प्राइमरली है सेंट्रल फोर्स। दूसरा, नेचुरल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। मून नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो दोनों के बीच में एक सेंट्रल फोर्स एक्ट कर रहा है जो उसके सेंटर से इसके सेंटर की तरफ हो रहा है। ठीक है, explain the concept of phase space briefly। In order to apply law of mechanics, it is convenient to devise a scheme which can be used to describe the status, position and momentum of the particle at a particular instant। For this purpose, we imagine a dimensional space in which six coordinate x, y, z and px, py, pz are marked along six mutually perpendicular axes in space। The combined position and momentum space is then called as phase space, where x, y, z, px, py, pz are Cartesian coordinate and its corresponding momentum component respectively। ठीक है, फेज स्पेस क्या होता है, हम क्या करते हैं लॉ ऑफ मैकेनिक्स को अप्लाई करने के लिए सिक्स कोऑर्डिनेट का एक स्कीम बनाते हैं, जो क्या सिक्स कोऑर्डिनेट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फिर क्या एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड क्या होता है, एक्स वाई जेड हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पी एक्स पी वाई पी जेड क्या होता है कार्टेशियन के करस्पॉन्डिंग मोमेंटम कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, फिर क्या हो गया, इन्हीं को जब साथ में यूज कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, फेज स्पेस बन जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। This principle states that the work done is zero in the case of an arbitrary virtual displacement of a system from a position of equilibrium। ठीक है, obtain Hamiltonian
फ्रॉम लैग्रेंजियन फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम। हमको क्या करना है, हैमिल्टोनियन फाइंड करना है फ्रॉम लैग्रेंजियन फॉर ए कंजर्वेटिव सिस्टम। ठीक है, Lagrangian L is a function of generalized coordinate q, j cap, generalized velocity q dot j and time t. This is L is equal to L q j q dot j comma t. So that क्या करते हैं, पहले इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले क्या करेंगे, डेल एल अपान डेल क्यू जे करेंगे, फिर q डॉट j करेंगे, फिर क्या एल अपान क्यू डॉट जे करेंगे, डी अपान डी टी क्यू डॉट जे करेंगे, प्लस डेल एल अपान डेल टी करेंगे। इक्वेशन नंबर इसको और बना लेते हैं। अब हम क्या जानते हैं, लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या होता है, डी अपान डी टी डी अपान डी टी डेल एल अपान डेल क्यू डॉट जे माइनस डेल एल अपान डेल क्यू जे जीरो के बराबर। तो यहाँ से क्या करते हैं, डेल एल अपान डेल क्यू जे का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब डेल एल अपान डेल क्यू जे का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। तो हमारे पास डी एल अपान डी टी कितने के बराबर हो जाने वाला है, समीशन जे डी अपान डी टी डेल एल अपान डेल क्यू डॉट जे प्लस समेशन जे डेल एल अपान डेल क्यू डॉट जे डी अपान डी टी क्यू डॉट जे प्लस डेल एल अपान डेल टी हो जाएगा। क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या होने वाला है, क्योंकि देखो आप भी देख रहे हो ना प्रोडक्ट रूल की तरह लग रहा है, तो क्या करते हैं प्रोडक्ट रूल की तरह लिख लेते हैं, समेशन जे डी अपान डी टी क्यू डॉट जे डेल एल अपान डेल क्यू जे डॉट प्लस डेल एल अपान डेल टी। ठीक है, अब क्या करते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, डी अपान डी टी ऑफ एल माइनस समेशन जे क्यू डॉट जे डेल एल अपान डेल क्यू डेल डॉट क्या बोलते हैं, डेल क्यू डॉट जे बोलते हैं, इक्वल टू डेल एल अपान डेल टी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बना देते हैं। बट क्या जानते हैं हम, डेल एल अपान डेल क्यू डॉट जे इक्वल टू पी जे कैप होता है, दैट इज जनरलाइज्ड मोमेंटम के बराबर। तो क्या करते हैं, डेल एल अपान डेल क्यू जे को पी डॉट जे के बराबर रखते हैं इक्वेशन 2 के अंदर। तो हमारे पास डी कितने के बराबर हो जाएगा, इतने के बराबर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे तो डी एच अपान डी टी इक्वल टू डेल एल अपान डेल टी मिल जाएगा, वेयर वी हैव पुट अ न्यू फंक्शन एच एज एच इक्वल टू समेशन जे क्यू जे डॉट पी जे माइनस एल। दिस इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन फंक्शन। ठीक है, a particle is moving in a central force filled with potential energy Vr is equal to minus k r के power n plus 1 where k is a constant so that the orbit is stable if n is greater than 0। कोई भी एक पार्टिकल है जो सेंट्रल फोर्स फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, जिसका पोटेंशियल एनर्जी माइनस के आर के पावर n प्लस 1 दे रखा है, जहाँ पे k कांस्टेंट है। तो बस यही दिखाना है कि जो हमारे पास है ऑर्बिट है वो स्टेबल होगा जब हमारे पास n का वैल्यू -3 से बड़ा होगा। ठीक है, तो पहले क्या जानते हैं, स्टेबिलिटी का कंडीशन बता देते हैं कि होता क्या है। द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रेडियल मोशन इज गिवन बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ लोकल मिनिमा, दैट इज। अब लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमम सब पढ़ चुके हो ना, कि ग्रेटर रहेगा पॉजिटिव रहेगा तो स्टेबल है, नेगेटिव रहेगा तो अनस्टेबल है, वही वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, द इफेक्टिव पोटेंशियल दैट इज वी रिक्वायर्ड डे स्क्वायर वी डैश आर अपान डे आर स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव आ गया तो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। बस वही हमको फाइंड करना है कि किस एन के लिए वो पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, तो पहले जो दे रखा है उसी से स्टार्ट करते हैं। लेट अस टेक फॉर अ सेंट्रल फोर्स दैट पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इज गिवन बाय वी आर। एक मॉस्किटो भी आ गया है चलो कोई नहीं, वी आर इक्वल टू माइनस के आर के पावर n प्लस 1 है। ठीक है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखो हम क्या जानते हैं यहाँ पर, सिंस वी डैश आर इक्वल टू वी आर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर होता है, इसीलिए जब हमने क्या किया, वी आर को एक बार डिफरेंशिएट किया, मतलब वी डैश आर किया, तो क्या मिल गया हमको, माइनस के आर के पावर n प्लस 1 जो होता है पहले वही मिलता है, फिर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर मिल गया, क्योंकि हमको ये मालूम है। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, डे अपान डे आर ऑफ वी डैश आर इक्वल टू माइनस के आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पर देखो क्या होगा, माइनस के आर के पावर n प्लस 1 था तो n प्लस 1 बाहर आ गया, आर के पावर 1 कम हो गया, आर के पावर n हो गया, माइनस यहाँ पे देखो नीचे आर स्क्वायर है तो उसको क्या करेंगे, 1 अपान आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होने वाला, -2 बाहर आने वाला है, 2 कट जाने वाला है, आर क्यूब हो जाने वाला है, नीचे आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन एम नॉट आर क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो बस क्या मिलेगा, के माइनस माइनस काट दो दोनों साइड है, उसको उधर भेज देना। ठीक है, तो क्या मैं सॉरी काटो मत, एक को उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा वैसे ही, के एन प्लस 1 आर नॉट के पावर एन इक्वल टू माइनस एल स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट क्यूब। इसको और सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, के एन प्लस 1 का वैल्यू निकाल दो यहाँ से। अब क्या कर लो, जो हमारे पास यहाँ पे था डे वी डैश अप डे
वी डैश आर अपॉन डेल आर, इसको एक बार और क्या करो, डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करोगे आर के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, माइनस के यानी एन प्लस वन आर नॉट के पावर एन प्लस वन प्लस थ्री एल स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट के पावर 4। अब देखो यहाँ पे के एन प्लस वन का वैल्यू हम जानते हैं, यहाँ पे देखो के एन प्लस वन का वैल्यू हम जानते हैं, तो क्या कर लेंगे, के एन प्लस वन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। बस लास्ट में सिंप्लीफाई करते जाओ मैथमेटिक्स से, क्या मिल जाएगा लास्ट में, एल स्क्वायर बाई एम एन प्लस थ्री आर नॉट के पावर माइनस 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे विच इज पॉजिटिव, तभी पॉजिटिव हो सकता है जब एन का वैल्यू माइनस 3 से बड़ा हो। यहाँ पे देखो एन का वैल्यू जैसे ही माइनस 3 से बड़ा हो जाएगा ये इक्वेशन क्या पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, देयरफॉर एनी सर्कुलर ऑर्बिट विथ आर इक्वल टू आर नॉट अंडर एनी, ये कंफ्यूज नहीं हुआ ना कि यहाँ पे हर जगह आर नॉट क्यों यूज किया, आर इक्वल टू आर नॉट, ठीक है, वो लिखने का तरीका होता है। अंडर अ सेंट्रल फोर्स कैन सेटिस्फाई द कंडीशन इफ n इज ग्रेटर देन -3। ठीक है, एक्सप्लेन माइक्रोकैनिकल असेंबल। तो द माइक्रोकैनिकल असेंबल इज अ कलेक्शन ऑफ एसेंशियली independent assemblies having the same energy E, volume V and number n of system. All the system are of the same type। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं मैक्रोकैनिकल असेंबल के, वो देख लेते हैं। एज रो इज ए फंक्शन ऑफ एनर्जी, दिस ensemble is a statical equilibrium. The average properties predicted by such ensemble will not vary in time being in statical equilibrium. As rho is a constant within the energy cell, the distribution of phase point is uniform। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द बेसिक एजम्पशन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक। देखो बहुत सारे होते हैं लेकिन हमने 3 लिखे हुए हैं। द बेसिक एजम्पशन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेबल पार्टिकल, पार्टिकल आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर एंड कैन बी आइडेंटिफाइड। नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, पार्टिकल डू नॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर। क्लासिकल पार्टिकल्स, पार्टिकल आर क्लासिकल मीनिंग देयर स्टेट्स कैन बी कंसिडर्ड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी फॉर फर्मी-डिराक सिस्टम। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी फॉर फर्मी-डिराक सिस्टम कितना होता है, W इक्वल टू पाई आई जी आई फैक्टोरियल अपॉन जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल। ठीक है, राइट डाउन द लैग्रेंजियन फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी ऑफ मास m अंडर ग्रेविटी। फॉर फ्री फॉल क्या होता है, लैग्रेंजियन इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ m k डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एक्स के बराबर, सॉरी एक्स डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एक्स के बराबर। क्या करते हैं, पहले डेल एल अपॉन डेल एक्स का वैल्यू निकालते हैं, कितना होता है, ये माइनस एम जी के बराबर होता है। डेल एल अपॉन डेल कैसे होता है ये तो मालूम है ना, डिफरेंशिएट कर लिया। ये जो डेल का वैल्यू दे रखा है इसको पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो देखो पहले हाफ यम एक्स डॉट है तो वो तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, 1 मिनट रुक जाओ, चलो तो कंटिन्यू करते हैं। क्या करना था, पहले यल को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था पार्शियली। तो यहाँ पे देखो हाफ यम एक्स डॉट स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स डॉट है मतलब कांस्टेंट ट्रीट होगा तो 0 हो गया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। तो क्या बचा हमारे पास, एक सेकेंड, ये वाला आगे वाला टर्म बचा, क्या बचा, यम माइनस यम जी एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस यम जी आ गया। अब क्या करो, एक्स को यल को एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना था तो ये वाला कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये 0 हो गया, बचा सिर्फ हमारे पास ये। तो एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स डॉट स्क्वायर है तो 2 बाहर हो जाएगा, 2 कट जाएगा तो यम एक्स डॉट मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करता है, डेल यल अपॉन डेल एक्स डॉट को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो क्या मिल जाने वाला है हमारे पास, डी अपॉन डी टी ऑफ यम एक्स डॉट मतलब क्या, टी के रिस्पेक्ट में एक्स डॉट मतलब क्या, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, एक्स डॉट मतलब क्या, डी अपॉन डी टी सॉरी डी अपॉन डी एक्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब सॉरी एक्स डॉट मतलब वेलोसिटी ना। अगर कोई भी एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, अगर वो मूव कर रहा है एक्स में तो एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट डिनोट करता है, अगर एक्स डॉट है तो वो क्या एक्स डॉट लग जा भाई, एक्स डॉट है तो वो क्या वेलोसिटी डिनोट करता है। ठीक है, तो वेलोसिटी को एक बार और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, कि हम तो कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को मतलब एक्स डॉट को डिफरेंशिएट करो, क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ऐसे डबल डॉट से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डी अपॉन डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट का वैल्यू निकालते हैं। देखो दोनों जगह डॉट है, यहाँ पे भी डॉट है और यहाँ पे भी डॉट है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, वही ऊपर से दोनों वैल्यू क्या करो यहाँ पे यूज कर लो, तो यम में एक्स डबल डॉट माइनस एम जी इक्वल टू 0 मिल जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं, एम जी इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट हो जाएगा। ये कुछ क्या दिख रहा है, एम जी मतलब क्या, फोर्स, क्या ये एफ के सिमिलर हो गया,
और यम एक्स डॉट, यम क्या होता है मास, एक्स डबल डॉट मतलब क्या एक्सेलरेशन, तो ये क्या कुछ एफ इक्वल टू यम ए की तरह सिमिलर दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करो यम यम दोनों साइड से काट दो तो गी इक्वल टू इतना मिल गया, या एक्स डबल डॉट मतलब क्या एक्सेलरेशन ये मिल गया। अब क्या करते हैं एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी, एक्सेलरेशन मतलब क्या वेलोसिटी को टाइम पर स्पीड में डिफरेंशिएट किया गया। अब क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करने के लिए डी टी को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेट करेंगे तो v इक्वल टू जी टी प्लस सी मिल गया। सी कैसे निकालेंगे इनिशियल कंडीशन लगा के, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट था तो वी नॉट आ गया, v इक्वल टू जी टी प्लस वी नॉट, पहला एक इक्वेशन ये आ गया। अब क्या करते हैं डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू जी टी प्लस वी नॉट निकालते हैं, इसको क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो लास्ट में क्या मिल जाने वाला है वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जो क्या हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया हमको किसका फ्री फॉल का लैग्रेंजियन इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर कोऑर्डिनेट अंडर सेंट्रल फोर्स, ठीक है। तो द इक्वेशन which provides relation between the r and d, that is r is equal to r theta, such a equation will be the equation of orbit. It is convenient to introduce a new variable v is equal to 1 by r और r is equal to 1 by b। अब क्या करते हैं r is equal to -1 अपॉन वी स्क्वायर डी यू अपॉन डी टी निकालते हैं। r को क्या कर लिया यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, इसको क्या कर लिया टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर लिया, तो पहले क्या आ गया -1 अपान यू स्क्वायर, फिर यू को टी के रिस्पेक्ट में कर दिया, ठीक है। क्या आ गया इतना आ गया। अब क्या करते हैं डी यू अपान डी टी है तो उसको क्या करता है थीटा के टर्म में चेंज करना है, तो थीटा थीटा कर लिया, यहाँ पे कर लिया यहाँ पे कर लिया, वही मैथ का अलग फॉर्मूला होता है ना, हम क्या करते हैं थीटा मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं डिवाइड भी कर लेते हैं, फिर जो चाहिए उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मिल गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे आर इक्वल टू 1 बाई यू है, आर का वैल्यू 1 बाई यू है, तो यहाँ पे माइनस के 1 अपान यू स्क्वायर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो वहाँ पे देखो माइनस के आर स्क्वायर हो गया। अब डी यू अपान डी थीटा को डी थीटा अपान डी टी को क्या लिख सकते हैं थीटा डॉट कोई भी चीज़ है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया तो उसी को ऊपर डॉट लग जाता है, तो थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया तो थीटा के ऊपर डॉट लग गया, और डी यू अपान डी थीटा तो है ही, यहाँ से क्या मिल गया और डैट का वैल्यू माइनस एल अपान हम डी यू अपान डी थीटा, क्या हम क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि हम क्या जानते हैं थीटा डॉट का वैल्यू एल अपान हम आर स्क्वायर के बराबर होता है, यही वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, और लेफ्ट में क्या चल रहा है आर डॉट चल रहा है क्योंकि हमने क्या किया आर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ है, ठीक है। अब क्या करो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आर डॉट था, अब क्या हो जाएगा आर डबल डॉट के अंदर कन्वर्ट हो जाने वाला है, तो क्या मिल गया आर डबल डॉट इतने के बराबर हो गया, और राइट में भी डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस एल बाई एम डी स्क्वायर यू अपन डी थीटा स्क्वायर थीटा डॉट हो जाएगा, मतलब इतने के बराबर हो जाएगा। फिर से क्या करेंगे थीटा डॉट का वैल्यू, ये जो यहाँ पे थीटा डॉट का वैल्यू है फिर से थीटा डॉट का वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेंगे तो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हम क्या जानते हैं वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज एम आर डबल डॉट इक्वल टू एम आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है। क्या करते हैं सभी वो ऊपर से जो एम आर थीटा डॉट स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा एम आर वैसे ही रहने दो, सिर्फ थीटा डॉट स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो क्या मिल जाने वाला है हमको एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यू प्लस एफ आर मिल जाने वाला है, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग फॉर आर एंड आर डबल डॉट इन द अबव इक्वेशन, हम क्या करेंगे आर और डबल आर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसके अंदर कर देगा एम इंटू माइनस एल स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू एफ 1 बाई यू प्लस एल स्क्वायर अपॉन एम यू क्यूब, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में क्या मिल जाएगा टी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस यू माइनस एम अपॉन एल स्क्वायर यू स्क्वायर एफ 1 बाई यू, जो क्या होता है रिक्वायर्ड इक्वेशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। प्रूव दैट रिलेशन बिटवीन एस इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू, एस इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू हमको प्रूव करना है। यहाँ पे एस क्या होता है एंट्रोपी, डब्ल्यू क्या होता है प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। एंट्रोपी क्या होता है मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर होता है। तो मान लेते हैं एस इक्वल टू एफ डब्ल्यू है, कोई सिस्टम ए के लिए एस ए क्या होगा एफ डब्ल्यू ए के बराबर, कोई भी सिस्टम एक बी के लिए एस बी क्या होगा एफ डब्ल्यू बी के बराबर। क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, डब्ल्यू ए बी कितना कंबाइन प्रोबेबिलिटी कितना होता है डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी के बराबर, और कंबाइन एंट्रोपी कितने के बराबर होता है एस ए प्लस एस बी के बराबर। तो एस ए बी क्या होगा एफ डब्ल्यू ए बी के बराबर, इसको सिंप्लीफाई करो एफ डब्ल्यू ए बी क्या होगा एफ डब्ल्यू बी, यहाँ से देखो डब्ल्यू ए बी कितने के बराबर होता है इतने के बराबर होता है, वैसे हो गया।
अब यस ए प्लस यस बी, यस ए बी क्या होता है, यस ए प्लस यस बी, यहाँ पे देखो कंबाइंड एंट्रोपी यस ए बी है तो यस ए प्लस यस बी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लेफ्ट में इतने के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इक्वेशन नंबर 4 को क्या करते हैं, डब्ल्यू ए के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो यह डैश डब्ल्यू ए प्लस यहाँ पर जीरो होने वाला है क्योंकि हम ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ ए वाला डिफरेंशिएट होगा, और राइट में क्या है डब्ल्यू बी एफ डैश डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी, और क्या इसको वही इक्वेशन नंबर 7 बना लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 था ना, हाँ 6 को हमने डिफरेंशिएट किया। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 6 को फिर से डब्ल्यू बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें तो ये एफ डैश डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए एफ डैश डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी मिलेगा, इसको कोई इक्वेशन नंबर 8 बना लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 7 और 8 को 7 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 8 से, तो हमको ये एक रिलेशन मिल जाने वाला है, ये वाला राइट वाला पोर्शन कट जाने वाला है, तो ये एफ डैश डब्ल्यू ए अपन एफ डैश डब्ल्यू ए अपन एफ डैश डब्ल्यू बी इक्वल टू डब्ल्यू ए सॉरी डब्ल्यू बी एफ, ये वाला तो कट गया पूरा, तो क्या मिल गया डब्ल्यू बी अपन डब्ल्यू ए मिल गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा डब्ल्यू ए एफ डैश डब्ल्यू ए इक्वल टू डब्ल्यू बी एफ डैश डब्ल्यू बी, तो इसको यहाँ पे रख लेते हैं, इसको क्या कोई कांस्टेंट के से डिनोट कर देते हैं, तो ये एफ डैश डब्ल्यू इक्वल टू के अपन डब्ल्यू ए मिल जाएगा, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा ये एफ डब्ल्यू ए इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू ए, क्योंकि हम ए सिस्टम का निकाल रहे हैं तो ये एफ डब्ल्यू ए इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू ए आया। अब ऐसे क्या कर लेते हैं, अगर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे बी के लिए तो एफ डब्ल्यू बी कितना मिल जाएगा, के लॉग डब्ल्यू बी के बराबर मिल जाएगा, या जनरली हम लिखे तो ये एफ डब्ल्यू इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम क्या बोल सकते हैं, यस इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू। ठीक है, तो देखो इस क्लास में इतना रखते हैं, और भी हाँ और भी अभी है अभी और है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज कोऑर्डिनेट यूज करने का एडवांटेज क्या होता है, द ऑब्वियस एडवांटेज दैट वी हैव इन फॉर्मुलेटिंग लॉ ऑफ मैकेनिक्स इन टर्म ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, हम क्या कर सकते हैं लॉ ऑफ मैकेनिक्स को जनरलाइज कोऑर्डिनेट के टर्म में लिख सकते हैं, and the associated mechanical quantities is that the equation of motion that looks simpler and can be solved independently to each other, since generalized coordinates are all independent constant have no effect on them, and the associated mechanical quantities is that the associated mechanical quantities is that the equation of motion that looks simpler, जो इक्वेशन एक तरह से दिखते हैं मतलब एक जैसे दिखते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट सभी इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका एक दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता। हाउ डू कांस्टेंट अफेक्ट मोशन ऑफ ए मैकेनिकल सिस्टम, किसी भी मैकेनिकल सिस्टम पे कांस्टेंट कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इन द सॉल्यूशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉब्लम द कांस्टेंट इंट्रोड्यूस टू डिफिकल्टीज, पहला द कंडीशन कोऑर्डिनेट आर आई एंड कनेक्टेड बाय द इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट, देयरफॉर दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, जो आर आई होता है वो कंस्टेंट के इक्वेशन से जुड़ा होता है इसीलिए वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। इन जनरल द फोर्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए कंस्टेंट इन सिस्टम, दूसरा क्या फोर्स जरूरी होता है टू मेंटेन कंस्टेंट इन अ सिस्टम, कोई भी चीज़ पे अगर आप दबाव लगा रहे हो तभी तक वो रुकी है, जब वैसे ही दबाव खत्म हुआ वो हट जाने वाली है, इसीलिए कंस्टेंट के लिए फोर्स जरूरी होता है। यही दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है मैकेनिकल सिस्टम का, मैकेनिकल सिस्टम के अंदर कंस्टेंट का। ठीक है, तो इस क्लास में इतना रखते हैं, और भी वीडियो जल्दी हम अपलोड कर देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, आप 5th सेमेस्टर PYQ के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उसको देख सकते हो, उसमें बहुत सारे आपको पेपर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस क्लास को यहीं पर होते, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।